क्वेश्चन नंबर 11 A proportional B and B proportional C let us show that। ये हम लोग को शो करना बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी बनेगा तो पेशेंस रख के बनाओगी और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए खूब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो दो दो प्रोपोर्शन का साइन है ना, तो ये पहला एक काम करेंगे, ये वेरिएशन को हटा करके इक्वल्स टू K1 लेंगे, साथ में B। सर K1 क्यों, हम तो सोच रहे आप K लेने वाले हैं, K कैसे लेंगे, यहाँ पे देखो दो अलग अलग वेरिएशन दिया है ना, तो इसके लिए हम लोग K1 और K2 लेट करेंगे। अगर एक और वेरिएशन होता तो K3 लेट कर दे। तो सर क्या K1 K2 ही लेट करना होगा या कोई अलग कांस्टेंट लेट कर सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, तुम mn यूज कर सकते हो, कोई भी कांस्टेंट तुम यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुमको तुरंत मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे तुमने क्या लिया है। तो बताना होगा वेयर K1 एंड K2 आर कांस्टेंट। अब अगर कोई बच्चा मान लेते हैं K1 K2 की जगह अगर m एंड n लिया, स्मॉल m n लिया, तो भाई यहाँ बता देना होगा वेयर m एंड n आर कांस्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो A के लिए दिया हुआ है K1 B और B का इंफॉर्मेशन क्या है, K2C है। तो क्यों ना हम एक काम करें कि यहाँ B के जगह में इस K2C को बैठा दे। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो A के लिए हो जाएगा K1 K2C, B के लिए हो जाएगा K2C और C के लिए तो खैर C ही रहेगा। अब जिसको प्रूव करना है तो याद उसको हम लोग क्या करते हैं, बाई के फॉर्म में लेते हैं ना, तो हो जाएगा A क्यूब B क्यूब प्लस B क्यूब C क्यूब प्लस C क्यूब A क्यूब, पाई में है हम लोग का ABC A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। चलो अब जहां जहां तुम लोग को A दिखेगा वहां पे क्या बैठाओगे, K1 K2C, जहां पे B दिखेगा वहां पे क्या बैठाओगे, K2C, और जहां C दिखेगा वहां पे C रहने देना। कोई चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, जो K1 K2 देख रहे हो ना, इसको हटा करके कोई एक सिंगल कांस्टेंट भी ले सकते हो या फिर ये भी रहने दो। तो चलो पहले हम लोग को क्या दिखा, A क्यूब यानी कि A दिखा ना, तो A के लिए क्या बैठाओगे, K1 K2C और उस पर क्यूब, साथ में है B क्यूब, तो B के लिए क्या बैठाएंगे, K2C और उस पर क्या क्यूब प्लस, फिर देखो हम लोग को B दिखाना, तो B के लिए फिर क्या बैठाओगे, K2C उस पर क्यूब देना, और साथ में कौन है, C है, उस पर क्यूब देंगे प्लस C क्यूब A क्यूब, तो यहाँ पे लिखेंगे C क्यूब और फिर A क्यूब, तो A के लिए क्या लिखोगे, K1 K2 C पर क्यूब। ये बड़ा काम हो गया। अब हम लोग आते हैं नीचे में A B C और साथ में A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, तो A B C ना, तो A के लिए क्या बैठाओगे फिर K1 K2C, B के लिए क्या बैठाओगे K2C और C के लिए C रहने देना। चलो यहाँ आते हैं A क्यूब, तो A के लिए क्या बैठाओगे K1 K2C, तो हो जाएगा K1 K2C पर क्यूब प्लस B क्यूब, B के लिए K2C उस पर क्यूब और प्लस में है C क्यूब। ये हुआ। अब ऊपर जरा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। अब इतना सारा टर्म्स आ गया है तो देख के घबराने के नहीं है, आराम आराम से सिंप्लीफाई करो। यहाँ देखो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो K1 पर क्यूब आएगा, हाँ सर सही है, K1 पर क्यूब आएगा। और यहाँ देखो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो K2 पे क्यूब आएगा, यहाँ पर भी देखो K2 पे क्यूब आएगा ना, तो ऐसा करें K2 पे पावर 6 लिख दे भाई, यहाँ पे पावर 3, इस पर भी पावर 3, तो क्या होगा पावर 6। उसी तरह यहाँ देखो C पर पावर 3, यहाँ पर भी C पे पावर 3, तो हो जाएगा C पावर 6 प्लस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा K2 पे पावर 3, और यहाँ देखो C पावर 3 C पावर 3, फिर क्या हो जाएगा C पावर 6 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो K1 पे पावर 3 आएगा, सही है, K2 पे पावर 3 आएगा और C पे पावर कितना होगा, C पावर 3, यहाँ C पावर 3 मिलके क्या बन जाएगा C पावर 6। यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखो ये सभी टर्म ये हम लोग का मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ देखो K1 एक बार है और K2 के बार है, दो बार है, तो लिखेंगे K1 और K2 दो बार है तो K2 पे पावर हो जाएगा 2, C कितनी बार है 1 2 3, तो C पावर 3। यहाँ पे देखो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो K1 क्यूब K2 क्यूब और C पर क्यूब आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सब पर क्यूब आ जाएगा, तो दिखने में हो जाएगा K1 क्यूब K2 क्यूब C पर क्यूब, फिर ब्रैकेट ओपन होगा तो K2 पे क्यूब C पे क्यूब और प्लस C पर क्यूब। अब देखो क्या ऊपर में कुछ कॉमन है, हाँ सर बिल्कुल कॉमन है, क्या कॉमन होगा देखो K2 पर क्यूब और C पे पावर 6 कॉमन है, तो देखो K2 पर क्यूब C पावर 6 कॉमन है। अब यहाँ पे K2 के बार था 6 बार, पावर 6 था, तुम पावर 3 यानी कि 3 बार निकाल दिए, तो K2 के बार बचा सर 3 बार बचा, यानी कि K2 पे क्यूब बचा, साथ में कौन है K1 पे क्यूब बचा है। अच्छा C पावर 6 यानी कि 6 बार था, तुम 6 बार निकाल लिए तो C वाला टर्म यहाँ बचा ही नहीं, प्लस
फिर यहाँ देखो K2 पर क्यूब और C पावर 6 यही तो कॉमन निकला हुआ है, तो यहाँ तो लिखने के लिए कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं मतलब क्या बचा 1 बचा, प्लस यहाँ पर देखो K2 क्यूब और C पावर 6 ये तो कॉमन निकल गया है, तो क्या बचा है सर K1 पे पावर 3 बचा है, तो K1 पावर 3 बचा। चलो नीचे आते हैं, यहाँ पे K1 K2 पे स्क्वायर C पे पावर 3, यहाँ पे अंदर में क्या कॉमन है सर सिर्फ C पावर 3 कॉमन है, सिर्फ C पावर 3। चलो कॉमन ले लो तो क्या बचा K1 क्यूब K2 क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बचा K2 क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बचा 1। अब देखो क्या ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो पाएगा, हाँ सर बिल्कुल ट्राई करते हैं, क्या देखते हैं कॉमन कैंसिल होगा। यहाँ देखो ऊपर में C पावर 6 है और यहाँ देखो C पावर 3 दो बार है ना, यानी कि यहाँ पर भी क्या है C पावर 6 है, ऊपर भी C पावर 6 और नीचे भी क्या आ गया C पावर 6, तो नीचे से C पावर 6 और ऊपर से C पावर 6 कट हो जाएगा। K वाला टर्म भी कट होगा पर उतना K पे फोकस मत करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ K वाला ही टर्म बचा है ना, K1 K2 एंड 1 साथ में है, तो देखो K1 K2 सब हम लोग क्या है कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया हम लोग का कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक काम करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे देखो ये पूरा कांस्टेंट है ना, तो इतना बड़ा जो कांस्टेंट है एक काम करेंगे उसको थोड़ा बचे के लिखने से हम लोग, तो a क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब, और यहाँ पे क्या था ए बी सी ब्रैकेट में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब देखो ये नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्रॉस मारते हैं ना, जब इसको ऐसे क्रॉस करेंगे हम लोग तो यहाँ पे ये वाला टर्म पूरा कांस्टेंट और साथ में इक्वल टू, तो दो काम एक साथ करो, इसको हम लोग ऐसे क्रॉस भी करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट और इक्वल टू को हटा करके हम लोग वेरिएशन का साइन भी दे देंगे, यानी कि दिखने में ऐसा होगा, देखो ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब, वेरिएशन का साइन देंगे लिखेंगे ए बी सी ब्रैकेट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब बोलोगे सर ये सब कहाँ गया, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि इक्वल्स टू और एनी कांस्टेंट को हटा करके हम क्या बैठा सकते हैं वेरिएशन बैठा सकते हैं, लेकिन हाँ तुम लोग को यहाँ पे एक काम जरूर करना होगा, बताना पड़ेगा कि ये पूरा टर्म क्या था कांस्टेंट था, तो यहाँ पे लिखना होगा वेयर K2 पर क्यूब, या फिर वेयर नहीं यहाँ पे सीन्स लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सीन्स K2 क्यूब, यहाँ पे K2 क्यूब K1 क्यूब प्लस 1 प्लस K1 पे क्यूब, पाई में क्या था देखो पाई में था K1 K2 स्क्वायर, यहाँ पे K1 क्यूब K2 क्यूब, यहाँ पे K2 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये पूरा टर्म क्या था कांस्टेंट था, इसीलिए कांस्टेंट और इक्वल टू को हटा के हम लोग क्या बैठा है वेरिएशन, ये वो हम लोग का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12, to dig a well of x DCM deep, one part of the total expense varies directly with x and other part varies directly with x square। ये क्वेश्चन शायद तुम जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि क्या बोल रहा है कैसे क्या हो रहा है, पर है बहुत इजी, आराम आराम से देखना इसको। देखो बोला है कि एक वेल है उसका डेप्थ कितना है x DCM, x डेसीमीटर है। अब उसको भाई हम लोग जब डिग करेंगे खोदेंगे तो उसमें कुछ खर्च आएगा अपना, कुछ एक्सपेंस आएगा, तो एक्सपेंस कुछ भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए 100 रुपया, तो 100 रुपए का दो पार्ट है, वन पार्ट डायरेक्टली वैरीज विद एक्स एंड अदर पार्ट डायरेक्टली वैरीज विद एक्स स्क्वायर। तो खैर ये तो मैं अपने से एक एग्जांपल ले लिए कि मान लिया एक्सपेंस 100 है पर हमको एक्सपेंस तो पता ही नहीं है, तो हम एक काम करेंगे उस एक्सपेंस को हम वाई लेट कर लेंगे, वाई देखो क्या लिखेंगे लेट द टोटल एक्सपेंस, मान लिया कि टोटल एक्सपेंस क्या है वाई है, बी वाई। क्वेश्चन में क्या बोला है उसका दो पार्ट है, वन पार्ट डायरेक्टली वैरीज विद एक्स एंड अनदर पार्ट डायरेक्टली वैरीज विद एक्स स्क्वायर, यानी कि इस टोटल एक्सपेंस का दो पार्ट है, तो हम मान लेते हैं पहला पार्ट है स्मॉल ए एंड दूसरा पार्ट है स्मॉल बी, तो लिखेंगे ऐसे लेट द टू पार्ट्स ऑफ expenses be x and a and b, तो हम लिख सकते हैं therefore y is equals to a plus b, हाँ सर लिख सकते हैं क्योंकि y का ही दो पार्ट हुआ है ना a and b, तो y is equals to क्या हो गया a plus b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था कि वन पार्ट डायरेक्टली वैरीज विद x, तो वन कोई भी उठा लो a ले लो या फिर b ले लो, तो हम ले रहे हैं a डायरेक्टली वैरीज विद x एंड अदर पार्ट यानी कि b डायरेक्टली वैरीज विद एक्स स्क्वायर।
कोई बच्चा अगर बोलेगा सर अगर हम ऐसा करते ए डायरेक्टली वेरीज विद एक्स स्क्वायर एंड बी डायरेक्टली वेरीज विद, हम अगर एक्स कर दे तो हाँ तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, वेरिएशन को हटा के इक्वल्स टू k1 x और यहाँ पे इसको हटा करके k2 x स्क्वायर, इसको करेंगे इक्वेशन 1, इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे दोनों को ऐड, तो लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। तो दोनों का लेफ्ट वाला ऐड करो पहले, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, फिर दोनों का राइट ऐड करेंगे तो हो जाएगा k1x प्लस k2x स्क्वायर। ऐड हुआ। अब बोलोगे सर ऐड करके क्या ही फायदा आपको हो गया? ऐड करके फायदा ये हुआ कि देखो हम a प्लस बी के जगह में क्या बैठा सकते हैं, y, तो y इज इक्वल्स टू हो गया k1x प्लस k2x स्क्वायर। इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब सर आप इक्वेशन 3 क्यों निकालें, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बोला है इफ द एक्सपेंसेस ऑफ डिगिंग वेल ऑफ 100 DCM। अच्छा ये DCM यानी कि किसका वैल्यू होगा, x का, क्योंकि क्वेश्चन में पहले बोला था कि x DCM क्या है, डेप्थ है। तो यहाँ पे जो 100 DCM का बात कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है, x के बारे में। मान लिया कि उसका डेप्थ अगर उसका 100 DCM होगा तो उसका एक्सपेंस कितना होगा, 5000। तो एक्सपेंस क्या है मेरा, y है ना, y को देखो हम लोग एक्सपेंस लेट किए थे। तो इस इक्वेशन 3 में हम लोग y के जगह में क्या बिठाएंगे, 5000, क्योंकि y हम लेट किए एक्सपेंस और यहाँ 5000 क्या है, एक्सपेंस। x क्या था, डेप्थ था वेल का, तो डेप्थ कितना दिया हुआ है, 100, यानी कि जहां पे x होगा वहां पे 100 बैठा देंगे, जहां y होगा वहां पे 5000 बिठाएंगे। फिर एक और स्टेप आगे बढ़ के बोला है कि अगर मान लिया उसका डेप्थ 200 DCM अगर हुआ, यानी कि अगर x का वैल्यू 200 हुआ तो एक्सपेंस यानी कि y का वैल्यू कितना होगा, 12000 होगा। इससे हमको एक और इक्वेशन मिलेगा। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग k1 एंड k2 का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 100 DCM एंड y इज इक्वल्स टू ₹5000, जैसा कि पहला कंडीशन है बोला है। तो इक्वेशन 3 देखो दिखने में कैसा होगा, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 3। तो y के लिए लिखेंगे 5000, फिर यहाँ पे देखो k1 x है ना, तो लिखेंगे k1 और x के लिए कितना 100, फिर यहाँ पे k2 x स्क्वायर, तो k2 और x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर कितना होगा 10000, यानी कि 1 और 4 0। अब एक काम करो यहाँ से 100 कॉमन ले लो, तो 100 कॉमन तो हो जाएगा k1 प्लस 100 k2 और यहाँ पे क्या है 5000। सर क्या फायदा हुआ कॉमन लेकर के, भाई डबल जीरो कट हो गया, क्या बचा k1 प्लस 100 k2 इज इक्वल्स टू 50। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। नंबर ऑफ इक्वेशंस को देख के घबराना नहीं कि सर कितना इक्वेशन बन रहा है, सब अपने कंट्रोल में है, इजी है सब क्वेश्चन। अब क्या पुट करेंगे बोलो, अपने से दिमाग लगाओ। अगेन पुटिंग, अब x के लिए क्या करेंगे 200 DCM पुट करेंगे और y कितना हो गया है 12000। तो सेम काम करना फ्रॉम 3 में, थोड़ा आगे बढ़ा दूँ। तो y के लिए लिखेंगे हम लोग 12000, k1 x के लिए क्या बैठाएंगे 200, फिर यहाँ पे लिखेंगे k2, फिर x स्क्वायर यानी कि 4 और 4 बार 0। अब यहाँ पे एक काम करो 12000, यहाँ पे 200 कॉमन ले लो, 200 कॉमन तो क्या बचा k1 प्लस यहाँ पे 200 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 200 बचेगा और साथ में k2। तो यहाँ से 0000 कट, 2 1 जा 260 जा कट, क्या बचा k1 प्लस 200 k2 इक्वल्स टू 60। ये हो गया इक्वेशन नंबर हम लोग का 5। अब इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करके हम लोग यहाँ से k1 एंड k2 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 5 एंड 6, 5 6 नहीं 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5। तो एक काम करते इक्वेशन 5 को ऊपर लिख लो k1 प्लस 200 k2 इक्वल्स टू में 16 और इक्वेशन 4 को नीचे लिखेंगे k1 प्लस 100 k2 इज इक्वल्स टू 50। दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे हम लोग, माइनस 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 कट, क्या बचा 100 k2 और यहाँ पे क्या बचेगा 10, k2 को रोक लो तो 100 नीचे ऊपर में 10 कट मारेंगे तो कितना हो गया k2 का वैल्यू 1/10। अब निकालना हम लोग को k1 का वैल्यू, तो k1 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कोई भी इक्वेशन 4 या 5 में पुट कर सकते हैं। अगर हम कर दें ऐसा पुटिंग k2 इक्वल्स टू 1/10 इन इक्वेशन नंबर 4, अगर 4 में पुट कर दें तो देखो k1 लिखेंगे प्लस 100 k2 है ना, तो लिखेंगे 100 और k2 के लिए 1/10 और इक्वल्स टू में क्या है 50। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, 0 0 कट करो तो क्या बचा 10 1 जा 10, वहाँ भेज देंगे तो -10 हो जाएगा,
यानी कि K1 इक्वल्स टू 50 माइनस 10 कितना हो गया 40। इससे मेरा देखो K1 और K2 का वैल्यू निकल गया। अब तुम लोग सोचोगे सर आप K1 K2 का वैल्यू निकाले क्यों? चलिए ठीक है, निकला, समझ में आ गया कैसे निकलेगा, पर आप निकाले क्यों सर? हम लोग कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे K1 और K2 का वैल्यू निकालना है? तो एक काम करो, अब क्वेश्चन का हम लोग लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एक्सपेंसेस। तुमको एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना होगा डिगिंग अ वेल ऑफ 250 DCM। यानी कि तुमको x का वैल्यू दे दिया है कितना 250, y का वैल्यू तुमको निकालना है। तो इसके लिए कहाँ आओगे, इक्वेशन 3 में आओगे। इक्वेशन 3 में आकर के x के लिए क्या बैठाओगे 250 DCM, क्योंकि डेप्थ मतलब क्या x। अगर तुम x के लिए 250 बैठाओगे, यहाँ पे x के लिए 250 बैठाओगे, तो क्या तुमको y का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा? अगर K1 K2 का वैल्यू तुम नहीं निकाले, सपोज दैट हम K1 K2 नहीं निकाले, वो अभी भी अननोन है मेरे लिए, तो क्या x का वैल्यू 250 बैठा करके y निकलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब देखो क्या सीन है, अगर हम x के लिए 250 x के लिए 250 बैठाते हैं, K1 के लिए हम अगर 40 बैठाते हैं और K2 के लिए अगर हम 1/10 बैठाते हैं, तो ये पूरा पार्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा, हम y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर K1 K2 नहीं निकालते तो x का वैल्यू बैठाने के बाद भी हम अपना एक्सपेंस नहीं निकाल पाते, इसलिए हम लोग K1 और K2 का वैल्यू निकाले हैं। अब कोई बोलेगा सर आप तो इतना जान गए, हम लोग कैसे पता चलेगा कि K1 K2 का वैल्यू निकालना है? तो उसके लिए सबसे पहले हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसको पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद सोचो। जब तक तुम सामने का चीज कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर दूर का कैसे करोगे? जैसे तुम कहीं स्विमिंग सीखने गया, तुमसे तालाब पार हुआ नहीं जा रहा, तुम सोच रहे हो सर समंदर कैसे पार किया जाता है, ये तो सर बहुत टफ होगा, समंदर में कैसे स्विम करेंगे, क्या टेक्निक लगाएंगे, क्या करना होगा, कितनी देर सांस रोकना होगा। भाई तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुमको अभी छोटा सा गड्ढा भी स्विम करने नहीं आ रहा है, तुम चले समंदर के बारे में सोचने में। पहले अपना छोटा गड्ढा स्विमिंग पूल इसको क्लियर करो, उसके बाद समंदर के बारे में सोचोगे तो मोटिवेशन आएगा। इसको ही अगर क्लियर नहीं करेंगे तो भाई उसके बारे में सोच के डिमोटिवेट हो जाएंगे हम लोग। इसीलिए पहले जो क्वेश्चन तुमको स्कूल में ट्यूशन में या हम जो तुम लोग करवा रहे हैं पहले उसको करके प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद सोचो कि सर हम कैसे करेंगे, अगर इससे बड़ा क्वेश्चन आ गया तो कैसे पता चलेगा, वो बाद की बात है। स्टेप 1 पहले प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है। तो चलो करते हैं। अब लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 250 DCM इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में जाओ और x का वैल्यू क्या बैठाएंगे 250। क्यों? क्योंकि हमको एक्सपेंस यानी कि y का वैल्यू बताना है, लेकिन साथ में K1 K2 भी पुट करते चलना। तो K1 के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग 40 बैठाएंगे, x के लिए 250 प्लस K2 के लिए क्या बैठाएंगे 1/10 बैठाएंगे, और फिर यहाँ पे x स्क्वायर है तो x के लिए 250, तो x स्क्वायर मतलब 250 का स्क्वायर कितना होता है 62500। अब इसको थोड़ा तुम लोग खुद से सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा ₹16250, यानी कि 16,250। ये वो हम लोग का काम खत्म। नंबर 13, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इन जॉइंट वेरिएशन विद स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड इट्स हाइट। पहले ये पहले लाइन को समझ लो। बोला है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। भाई सिलेंडर तो तुम लोग जानते हो क्या होता है, ये हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 8 में सिलेंडर के बारे में। तो क्वेश्चन है बोले है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि जो V है इज इन जॉइंट वेरिएशन विद स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस एंड इट्स हाइट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर के साथ। तो हम ऐसा लिख सकते हैं V वेरीज R स्क्वायर और H, क्योंकि क्वेश्चन है बोला है स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस यानी कि R स्क्वायर एंड हाइट यानी कि H, ये कंडीशन हम लोग को दिया हुआ है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे वेरिएशन को हटा के इक्वल्स टू कांस्टेंट और साथ में R स्क्वायर H रख सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है बोला है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ बेस ऑफ 2 सिलेंडर इज 2:3, यानी कि अब यहाँ पे 2 सिलेंडर के बारे में बात हो रहा है। बोल रहा है कि दोनों का रेडियस का रेशियो कितना है 2:3। तो ऐसे लिखेंगे रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस नहीं रेडियाई लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर देखो तो कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन है बोला है और उसके हाइट का रेशियो कितना है 5:4। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, इसको हम लोग एक काम करेंगे। अच्छा पहले लिख लो रेशियो ऑफ
हाइट ऑफ टू सिलेंडर कितना दिया हुआ है 5:4। अब हम लोग से क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो एक काम करते हैं हम, इसका जो रेडियस था ना उसको लेट करो, लेट जानते हैं हम लोग रेशियो में संबंध है उसको हम लोग कोई एक्स में या कहीं और हम लोग लेट करते हैं। तो एक काम करो, इसको हम लोग ना रेडियस है तो आर में लेट करो, लिखेंगे लेट द टू रेडियस, लेट द टू रेडियाई कितना कितना होगा, एक हो जाएगा 2r एंड एक हो जाएगा 3r। वैसे हम लोग रेशियो वाले क्वेश्चन को हम लोग एक्स में लेट करते थे, जैसे 2x एंड 3x, हम यहाँ जानबूझ करके r में लेट करें, क्यों, क्योंकि भाई ये रेडियस था इसलिए 2r एंड 3r। उसी तरह हाइट का रेशियो कितना है 5:4, तो लेट द हाइट ऑफ टू सिलेंडर, दोनों का हाइट को भी लेट कर लो, कितना होगा देखो 5:4 है ना, तो उसको लेट करेंगे 5h एंड 4h। h में ही क्यों लिए, क्योंकि ये हाइट था इसीलिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में आते हैं, इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो आएंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 में काम करते हैं, एक बार हम r यानी कि रेडियस के लिए बैठाएंगे 2r, तो उस टाइम में हाइट के लिए क्या बैठाएंगे हम, हाइट के लिए बैठाएंगे 5h। तो लिखेंगे पुटिंग r इज इक्वल्स टू 2r एंड h यानी कि हाइट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 5h। तो भाई नया वॉल्यूम हमको मिलेगा, तो वॉल्यूम मिलेगा v1। v1 क्या होगा देखो k, r के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 2r पे स्क्वायर और h के लिए क्या लिखेंगे 5h। ये वो हम लोग का इक्वेशन नंबर जैसे 2। फिर क्या करेंगे हम लोग देखो, अब रेडियस के लिए 3r पुट करेंगे और हाइट के लिए 4h पुट करेंगे उसी में इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे कर रहे हैं लिखेंगे अगेन पुटिंग r इज इक्वल्स टू यानी कि रेडियस के लिए 3r एंड हाइट के लिए क्या पुट करेंगे हम लोग, हाइट के लिए 4h पुट करेंगे, देखो सही है। अब लिखेंगे नया वॉल्यूम v2, तब क्या होगा, तो हो जाएगा k, r के लिए 3r पे स्क्वायर, h के लिए 4h। क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो यानी कि v1/v2 हम लोग को निकालना है। तो v1 के लिए क्या लिखेंगे k 2r पे होल स्क्वायर 5h, नीचे लिखेंगे v2 के लिए k 3r पे स्क्वायर इंटू 4h। अब यहाँ पे k कैंसिल, यहाँ से h कैंसिल, तो 2r का होल स्क्वायर क्या होगा 4r स्क्वायर इंटू 5, नीचे हो जाएगा 9r स्क्वायर इंटू 4। यहाँ देखो फिर कुछ कैंसिल होगा ना, हाँ सर बिल्कुल, r स्क्वायर और 4 कैंसिल हुआ, क्या बचा 5/9 यानी कि 5:9। ये वो हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग आंसर में मतलब इससे पहले भी हम लोग किए हैं, ये जो क्वेश्चन है इससे पहले ऐसा किए। देखो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, विलेज ऑफ पचला, कुछ भी नाम है जगह का, परचेज अ ट्रैक्टर, हाँ मेन चीज ये है भाई एक ट्रैक्टर खरीदा है। प्रीवियसली 2400 बीघास ऑफ लैंड वेर कल्टिवेटेड बाई 25 प्लव्स इन 36 डेज। ये तीनों हम लोग का काम का इन्फॉर्मेशन हुआ। एरिया ऑफ लैंड कितना है 2400, प्लव कितना है, कितना लोग प्लफिंग का काम किया था 25 और डेज कितना लगा था 36। फिर बोला है नाउ हाफ ऑफ द लैंड यानी कि 1200 बीघा के बारे में बात हो रहा है, कैन बी कल्टिवेटेड ओनली बाय दैट ट्रैक्टर इन 30 डेज। अब देखो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है, एरिया ऑफ लैंड का इन्फॉर्मेशन है हाफ हो गया है और डेज का इन्फॉर्मेशन है 30, क्या मिसिंग है प्लव मिसिंग है यहाँ पे। लेट अस कैलकुलेट बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ वेरिएशन द नंबर ऑफ प्लव वर्क्स, बताइए कितना प्लव वहां पे वर्क कर रहा था। तो एक काम करते हैं, लिखेंगे लेट x बी द एरिया ऑफ लैंड, देखो इससे पहले हम लोग किए हैं ये वाला क्वेश्चन, लेट x बी द एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, एंड y बी द नंबर ऑफ प्लव, सही बात है, एंड z लेट करेंगे नंबर ऑफ डेज, z क्या है नंबर ऑफ डेज है। अब देखो इसको थ्योरी ऑफ वेरिएशन से हम लोग को सॉल्व करना है। पहले हमको ये बताओ कि x और z में क्या रिलेशन होगा, यानी कि अगर हम लोग एरिया ऑफ लैंड बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। सर अगर एरिया ऑफ लैंड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डेज भी क्या होगा ज्यादा होगा, यानी कि x और z में कैसा रिलेशन है डायरेक्ट, x वैरीज z। एंड फिर यहाँ आ जाओ, अब बोलो x और y के साथ कैसा रिलेशन है। सर x और y तो हम लोगों का x तो एरिया ऑफ लैंड है और y नंबर ऑफ प्लव्स है,
भाई जितना ज़्यादा लैंड होगा उतना ही ज़्यादा प्लफ यानी कि उतना ही ज़्यादा लो हमको ज़रूरत होगा मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है देखो डायरेक्ट वेरिएशन है, तो हम लिख सकते हैं वाई, वाई नहीं एक्स वेरीज वाई। हाँ सर लिख सकते हैं। ये हो गया 1 करो, इसको करो 2। हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। देखो यहाँ पे एक्स जेड के साथ डायरेक्ट वेरिएशन में, यहाँ पे एक्स वाई के साथ भी डायरेक्ट वेरिएशन में, तो हम दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं एक्स वेरीज वाई जेड। दोनों देखो साथ में कंबाइंड हो गया। एक्स देखो वाई के साथ डायरेक्ट वेरिएशन, फिर एक्स जेड के साथ भी डायरेक्ट वेरिएशन में है। अब एक काम करते हैं, वेरिएशन को हटा के इक्वल्स टू कांस्टेंट और साथ में वाई जेड ले लेते हैं। हाँ सर सही है। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड का क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। पहले स्टेप में एक्स यानी कि एरिया ऑफ लैंड कितना था 2400, तो यहाँ पे से लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2400 सही है। y क्या था नंबर ऑफ प्लफ कितना है 25, तो y इज इक्वल्स टू 25 एंड z यानी कि नंबर ऑफ डेज 36। तो हो जाएगा दिखने में ये वाला इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो 3। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 3। तो x के लिए 2400 सही है, k y के लिए 25 और z के लिए 36। k को रोक लो तो 25 इंटू 36 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर होगा 2400। अब कैंसिल करो, यहाँ पे 12 3 ज़ा, यहाँ पे 12 2 ज़ा, साथ में 00, यहाँ पे 25 1 ज़ा, यहाँ पे 8 ज़ा, तो k का वैल्यू क्या हो गया 8/3। अब सर आप k का वैल्यू क्यों निकाले, इसका आंसर तुम लोग को पता चल जाएगा। अगेन जब पुटिंग का काम करने आएंगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, हाफ ऑफ द लैंड, तो लैंड पहले 2400 था, अभी हाफ यानी कि कितना होगा 1200, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200। y क्या था हम लोग का प्लफ था, देखो सेकंड वाले स्टेटमेंट में प्लफ हम लोग का मिसिंग है और वही हम लोग को फाइंड करना है, तो y रहने दो क्वेश्चन मार्क। z यानी कि नंबर ऑफ डेज कितना दिया हुआ है 13। अब एक काम करो इस सबको लेकर के फिर हम लोग कहाँ आएंगे इक्वेशन नंबर 3 में आएंगे। तो x के लिए क्या बैठाओगे 1200, k के लिए क्या बैठाओगे 8/3, y के लिए क्या बैठाएंगे हम लोग नहीं पता है कुछ रहने दो, यहाँ पे z। अच्छा z का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कितना 13। अब देखो यहाँ पे सिर्फ अननोन कौन है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का सिर्फ अननोन है देखो y, तो आराम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा, ऊपर पर कट होता है तो 0 0 कट कर दो, y को रोकेंगे 8 नीचे आएगा और ऊपर में क्या 120, कैंसिल करेंगे तो आएगा 15। अब सोचो अगर तुमको k का वैल्यू नहीं पता होता, अगर ये पार्ट नहीं पता होता यहाँ पे k रहने देते, तो क्या तुमको y का वैल्यू पता होता 15 नहीं पता होता। तो इसीलिए हम लोग क्या है कि पहले k निकाल लिए उसके बाद हम लोग y का वैल्यू निकाले। नंबर 15, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली विद क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। क्या बोला है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ क्यूब ऑफ रेडियस। तो एक काम करो वेरिएशन को हटा के k और यहाँ पे r क्यूब ले लेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है सरफेस एरिया यानी कि s डायरेक्टली विद स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस यानी कि s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहाँ पर एक काम करेंगे इसको k1 कर दो, यहाँ वेरिएशन को हटा के k2 कर दो, यहाँ पे r स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में क्या बोले हम लोग से प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम, देखो ध्यान से स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डायरेक्टली विद क्यूब ऑफ इट्स सरफेस एरिया, यानी कि प्रूव करना है हम लोग को v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s पर क्या क्यूब, देखो क्यूब ऑफ इट्स सरफेस एरिया, यानी कि ये हमको प्रूव करना है। तो ठीक है बहुत ईजी है तुरंत हो जाएगा। देखो एक काम करो यहाँ से तुम लोग k2 को सॉल्व कर लो या फिर r स्क्वायर को सॉल्व करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, r स्क्वायर को सॉल्व करो तो r स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का s/k2। अब यहाँ आ जाओ इसको कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। सर स्क्वायरिंग क्यों करें, क्योंकि प्रूफ में b पे क्या है स्क्वायर है इसीलिए इसको स्क्वायरिंग करेंगे, तो हो जाएगा k1 स्क्वायर और r क्यूब पे भी आ जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे k1 स्क्वायर और यहाँ देखो r क्यूब स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं r स्क्वायर पे क्यूब। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, एक ही बात है, 2 अंदर ले लिए 3 बाहर ले लिए। अब सोचो हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि मेरे पास देखो ये इक्वेशन नंबर इसको 1 कर दो, इक्वेशन 1 में देखो r स्क्वायर का वैल्यू है ना मेरे पास, इसीलिए मैं ऐसा किया। तो लिखेंगे s/k2 पे क्यूब, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा v स्क्वायर, यहाँ पे k1 स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा s पर क्यूब और नीचे k2 पर क्यूब। अब एक काम करो देखो ये k1 k2 तुम्हारा क्या सब कांस्टेंट है ना, तो ये पूरा कांस्टेंट और इक्वल टू को हटा दो तो क्या हो जाएगा वेरिएशन हो जाएगा, साथ में कौन है s क्यूब, यही तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। लेकिन यहाँ पे ध्यान से वो लिखना होगा तुम लोगों को ना कि सिंस k1 स्क्वायर बाई k2 क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हर क्वेश्चन में लिख ले इसलिए हम कहीं कहीं छोड़ दे रहे, तुम लोग को पता है कि क्या क्या लिखना है, वेयर k1 एंड k2 आर नॉन जीरो कांस्टेंट लिखोगे ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 16 MCQ आ गया हम लोग का,
तो हम लोग को पता है भाई बिना सॉल्व किए तो एमसीक्यू होने वाला है नहीं, तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला है x प्रोपोर्शन 1/y, देन बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले काम करो, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x प्रोपोर्शनल 1/y है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखो तो इस वेरिएशन को हटा करके इक्वल्स टू एक कांस्टेंट के बैठा ले। हाँ सर बिल्कुल, और साथ में कौन है, इनटू 1/y। अब एक काम करो, इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, y को क्रॉस करेंगे x के पास, तो दिखने में हो जाएगा xy, और इज इक्वल टू में क्या बचा, k। तो k हम लोग का क्या है, k हम लोग का कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि xy इज इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट। और ये कैसा कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। अब ऐसा क्यों, वेयर x एंड y आर क्या होता है, वेयर k लिखना, वेयर k इज नॉन जीरो कांस्टेंट। अब ये नॉन जीरो कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये कांस्टेंट है पर कैसा रहेगा, नॉन जीरो कांस्टेंट। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो मैं बोला ना एक्स वाई इज इक्वल टू नॉन जीरो कांस्टेंट। तो सॉल्व अगर कर लोगे ना तो आंसर बताना बहुत आसान होता है। बहुत बच्चे लोग क्या करता है, क्वेश्चन देखेगा और उसको सॉल्व नहीं करेगा, सिंप्लीफाई नहीं करेगा, अब एक तुक्का चलाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई तुक्का सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेना। अब देखो पार्ट 2 में आ जाओ, x प्रोपोर्शनल y, अब बताना है कौन सा हम लोग का सही होगा। अब भाई यहाँ देखो, यहाँ पे x प्रोपोर्शनल y है, तो x पे पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, y पे पावर क्या है 1, तो दोनों का पावर सेम टू सेम है ना, तो प्रूफ में भी दोनों का पावर सेम टू सेम होना चाहिए। यहाँ देखो पावर 2 है, पावर 3 है, तो क्या हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब अगर नहीं तो एक बार चेक करके हम दिखा दे रहे। देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते थे हम लोग, जैसे x प्रोपोर्शनल y है तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू के वाई, हाँ से लिख सकते हैं। अब इसको चेक करना है तो देखो इसको क्या करते हैं, बाई में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाई वाई क्यूब। तो x के लिए क्या बैठाओगे, के वाई, और उस पर स्क्वायर है ना तो दोनों पे स्क्वायर दे दो, और नीचे क्या है वाई क्यूब है। अब देखो इसको अगर कट करेंगे, y तो रह गया, अगर यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट बचता तब ना इसको यहाँ भेज के प्रोपोर्शन लगा देते हैं, पर यहाँ देखो y तो रह गया, यानी कि ये नहीं है। तो यहाँ देखो x और y पे अगर सेम सेम पावर है तो प्रूफ वाला भी सेम सेम पावर हम लोग का करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्ट 3 में देखो बोला है x प्रोपोर्शनल, यानी कि वेरिएशन है किसके साथ, y के साथ। y का वैल्यू 8 है व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो हम लोग को बताना है कि अगर y 16 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और ये हम लोग बड़ा क्वेश्चन में बना भी चुके हम लोग। देखो यहाँ पर बोला है ना x वेरिएशन y, तो एक काम करो वेरिएशन को हटा के इक्वल्स टू k ले लो, और साथ में क्या है y। पहला कंडीशन था कि x 2 है और y क्या है 8, तो एक काम करो x के लिए 2 बैठाओ और y के लिए 8 बैठाओ। अब एक काम करते हैं k को रोक लेते हैं, तो 8 कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर 2, 2 1 जा 2 4 जा, यानी कि k का वैल्यू कितना हो गया 1/4। सेकंड केस में बोला है कि y का वैल्यू क्या है 16 है, तो x का वैल्यू बताइए। तो एक काम करो वापस से हम लोग चलेंगे इस वाले इक्वेशन में, इसको 1 कर दो, हम लोग वापस आएंगे फ्रॉम 1 में आकर के देखो x का तो वैल्यू फाइंड करना है, तो x के लिए कुछ बैठाना नहीं है, x रहने दो। और यहाँ देखो जो के वाई है, तो k के लिए तुम क्या बैठा सकते हो, क्या तुमको k का वैल्यू पता है, हाँ बिल्कुल पता है, k का वैल्यू क्या है 1/4, तो k के लिए 1/4 इंटू y के लिए कितना होगा 16 होगा, तो यहाँ पे कट करो 4 1 जा 4 4 जा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखो बोला है x वेरीज y स्क्वायर, y का वैल्यू और x का वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे x दे दिया और y फाइंड करना है, यानी कि पिछला क्वेश्चन के जैसा है। तो इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस वेरिएशन को हटा करके इक्वल्स टू k और y स्क्वायर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो। फिर देखो y और x कितना कितना बैठाना है 8 और 4, तो x के लिए बैठाओ 8 और यहाँ y के लिए बैठाओ 4, उस पर स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा 8 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और साथ में k, यानी कि 16k। k को रोक लो, 16 नीचे ऊपर 8, 8 1 जा 8 2 जा, तो k का वैल्यू क्या हो गया 1/2 हो गया। सेकंड केस में क्या बोला था, x तुम्हारा 32 है तो y बताओ। तो भाई वापस हम लोग इक्वेशन 1 में चलेंगे फ्रॉम 1 में देखो हम लोग को x दे दिया इस बार, यानी कि यहाँ पे 32 बैठा देना, इक्वल्स टू में तुम k भी बैठा दो, क्या है 1/2 है, और साथ में क्या हम लोग के पास में y स्क्वायर, यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 64, स्क्वायर वहां जाएगा तो क्या बनेगा √64, 64 का रूट क्या होगा 8, तो y कितना हो गया 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो 3 केस हम लोग को दे दिया है और क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 3 वेरिएशन कांस्टेंट, तीनों का हम लोग को सम बताना होगा। तो सबसे पहले देखो y माइनस जेड इक्वल्स टू, ये पहले प्रोपोर्शन लिखो 1/x, यहाँ पे लिखेंगे z माइनस एक्स, बहुत ईजी, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। देखो x माइनस वाई वेरिएशन 1/z। सबसे पहले काम करते हैं, ये वेरिएशन को हटा के इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लेते हैं, यानी कि इक्वल्स टू जैसे k1 ले लिए, यहाँ पर हम लोग k2 ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे 1/x लिखना होगा ना, 1/x, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 1/y, और यहाँ पे वेरिएशन को हटा करके हम लोग लेंगे k3 और 1/z। क्वेश्चन में बोला है तीनों कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का सम, यानी कि k1 k2 k3 का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एक काम करो, इसको हम एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दिखने में ऐसा होगा ना, k1 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई माइनस जेड। हाँ सर ये होगा। तो यहाँ पे k2 क्या हो जाएगा, y इंटू जेड माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा k3 के लिए z इंटू एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन ने बोला था तीनों कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का सम, यानी कि k1 प्लस k2 प्लस k3 का हम लोग का वैल्यू बताना है। तो k1 के लिए हम यहाँ पे क्या बैठा सकते हैं, k1 के लिए हम बैठा सकते हैं x इंटू वाई माइनस जेड, k2 के लिए हम बैठा सकते हैं y इंटू जेड माइनस एक्स, और k3 के लिए बैठा सकते हैं z इंटू एक्स माइनस वाई। चलो अब सबका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड एक्स, यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा जेड एक्स माइनस वाई जेड, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग का टोटल 6 टर्म्स है, क्या 6 में से कोई कैंसिल होगा, बिल्कुल भाई 6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में सब है, तो क्या हो गया 0। यानी कि 3 कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का सम कितना आया, 0 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पार्ट बी ट्रू फॉल्स है। तो भाई यहाँ पे मैथ में तो ट्रू फॉल्स भी हम लोग को सिंप्लीफाई करके देखना होता है, तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है y प्रोपोर्शनल 1/x। क्या हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि y इनवर्सली रिलेटेड टू, यानी कि इनडायरेक्टली रिलेटेड टू x। फिर बोला है y/x तुम्हारा क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, चलो करके देखते हैं। यहाँ पर बोला है y प्रोपोर्शनल 1/x, तो सबसे पहले काम करो, इस प्रोपोर्शन को हटा करके इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लेंगे, और साथ में क्या है 1/x। अब एक काम करो, x को ऐसे क्रॉस मार देंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू के तुम्हारा क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि के का कोई भी वैल्यू आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, -1 -2 -3 कुछ भी आ सकता है, पर जीरो नहीं आएगा, ठीक है, इसका मतलब हुआ नॉन जीरो कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो x इंटू वाई इज इक्वल टू नॉन जीरो कांस्टेंट है ना, पर हम लोग के क्वेश्चन में बोला है y/x नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। तो क्या सही बोला है या गलत बोल रहा है, सर बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि xy नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, ये बोल रहा है कि x/y नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, तो गलत बोल रहा है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका, x वैरीज z y वैरीज z। तो हमने से बोला तो क्या ये सही होगा, एक्स वाई वैरीज जेड स्क्वायर होगा। चलो देखते हैं, एक्स वैरीज जेड है, यानी कि इसको पहले से लिख लो। यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले वेरिएशन को हटा करके इक्वल्स टू k1 लेते हैं, साथ में z, और यहाँ पर भी हम लोग वेरिएशन को हटा करके k2 लेते हैं, और साथ में क्या होगा z। दो अलग अलग वेरिएशन है, इसलिए हम लोग अलग अलग कॉन्स्टेंट लेट किए हैं। अब यहाँ देखो, इसको और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे देखो बोला है एक्स वाई वेरिएशन जेड स्क्वायर, तो हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 और 2 करते हैं, और हम इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इक्वेशन 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट साइड वाला मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 1 के लेफ्ट में क्या है x, यहाँ 2 के लेफ्ट में क्या है y, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई। और हम लोग के प्रूफ में देखो एक्स वाई है, अगर ऐसा होता हम लोग के प्रूफ में x प्लस वाई होता तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करते, ऐड करते, पर यहाँ देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसलिए दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिखने में हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ हो जाएगा k1 k2 और z इंटू जेड क्या होगा, जेड स्क्वायर। अब देखो तुम्हारा k1 k2 क्या है, कांस्टेंट है, साथ में इक्वल्स टू है ना, तो कांस्टेंट और इक्वल टू को हटा करके हम क्या बैठा सकते हैं, सर वेरिएशन का साइन बैठा सकते हैं, साथ में कौन बचा, जेड स्क्वायर। देखो स्टेटमेंट यही तो बोल रहा था कि एक्स वाई वेरिएशन टू जेड स्क्वायर, यानी कि सही बोला है, यानी कि स्टेटमेंट इज ट्रू हो गया। पार्ट सी में देखो हम लोग का फिलअप का क्वेश्चन है।
तो मैथ में ट्रू फॉल्स हो, टिक आउट हो या फिलअप हो, सब में हम लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो बोला है एक्स वैरीज 1/y, वाई वैरीज 1/z, तो बताइए एक्स वैरीज क्या होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो हम लिखेंगे एक्स वैरीज 1/y एंड क्या दिया हुआ है, वाई वैरीज 1/z। हम एक काम करते हैं, वेरिएशन को हटा करके इक्वल्स टू एक k1 कांस्टेंट लेते हैं और साथ में कौन है 1/y। उसी तरह यहाँ पे देखो इसको हटा करके हम k2 और 1/z ले लेंगे। हमको बोला है x में वेरिएशन बता देना, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे क्यों ना ऐसा करें 1/y, ये y की जगह में हम इसको देखो बैठा सकते हैं ना। हाँ सर बिल्कुल। तो एक काम करते हैं y की जगह बैठाएंगे k2/z। तो एक काम करो इसको कन्वर्ट कर दो। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा k1/k2 और ये z कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा, यानी कि z के पास चल जाएगा, ये ऊपर 1 के पास जाएगा, क्या हो जाएगा x। अब देखो यहाँ पे k1 और k2 मेरा क्या है कांस्टेंट और यहाँ पे इक्वल्स टू, तो कांस्टेंट और इक्वल्स टू को हटा करके हम क्या बैठा सकते हैं वेरिएशन, यानी कि x वैरीज z। तो फिलअप में था x वैरीज व्हाट, x किसके साथ वैरी करेगा, तो x वैरीज z हो गया आंसर। लेकिन यहाँ पे दोनों को बताना पड़ेगा कि सिंस k1/k2 क्या था कांस्टेंट, ये कांस्टेंट था तभी इसको और इक्वल टू को हटा के हम वेरिएशन बैठा है। और यहाँ पर भी जहाँ पे k1 k2 लिए थे तो यहाँ भी बताना होगा वेयर k1 एंड k2 आर कांस्टेंट, ये हुआ आंसर। पार्ट टू में देखो बोला है x वैरीज y, देन x पावर n किसके साथ वैरी करेगा। अगर तुम लोग को याद होगा ये टिक आउट वाला क्वेश्चन, इसमें तुम लोग क्या बताए थे कि जहाँ पे x वैरीज जैसे y है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तुम क्या टेक्निक बताए थे कि अगर मेरा x वैरीज y है तो यहाँ पर भी दोनों का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये वैरी करेगा। जैसे हम दोनों को ये वाला चेक भी करके दिखाए हम कि देखो यहाँ पे पावर 2 यहाँ पावर 3 है, तो ये सही नहीं था हम लोग का ऑप्शन। सही ऑप्शन कब होगा, जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का पावर क्या होगा सेम, यानी कि 2, तो ये सही था। उसी तरह देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है फिलअप वाला, यहाँ पर क्या बोला है x वैरीज y, तो बताइए x पावर n किसके साथ वैरी करेगा। तो भाई बहुत ही आसान है, y पावर 2 के साथ। नहीं सर y पावर 2 नहीं, दोनों का पावर तो सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पावर n है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए y पावर n होना चाहिए, यानी कि x पावर n वैरीज विद y पावर n। 3 नंबर में बोला है x वैरीज y, x वैरीज z, तो बताइए y प्लस z किसके साथ वैरी करेगा। तो यहाँ देखो यहाँ पर बोला है x वैरीज y, x वैरीज y और x वैरीज क्या है z। तो एक काम करते हैं यहाँ वेरिएशन को हटा के इक्वल्स टू k1y, यहाँ पे वेरिएशन को हटा करके k2z कर दे रहे हैं। अब एक काम करते हैं यहाँ पे y को रोक लेंगे तो k1 कहाँ जाएगा नीचे, किसके नीचे x के नीचे, और यहाँ पर अगर z को हम रोकते हैं तो हो जाएगा x/k2। अब हम ऐसा क्यों किए देखो, इसको इक्वेशन 1 करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 करो। क्वेश्चन में था y प्लस जेड वैरी, y प्लस जेड वैरी कर रहे हैं ना, तो y प्लस जेड के लिए हम सोच रहे क्यों ना इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, क्योंकि इक्वेशन 1 के लेफ्ट में क्या है y और इसके लेफ्ट में क्या है z। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा y प्लस जेड। अगर यहाँ पे y माइनस जेड होता तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ y इंटू जेड होता तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते। तो क्वेश्चन में ही देखो हम लोग का सारा हिंट्स दिया होता है कि आपको करना क्या है। अब जैसे कोई बच्चा अगर क्वेश्चन को ही अगर नहीं अच्छे से समझे, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर दे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उलट पुलट बना देगा समझो। तो तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा जो है वो सोल्यूशन का हिंट्स रहता है। तो यहाँ देखो y प्लस जेड है, तो नो डाउट इक्वेशन 1 और 2 क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ देखो इक्वेशन 1 के लेफ्ट में क्या है y और इक्वेशन 2 के लेफ्ट में क्या है z, तो हो जाएगा y प्लस z। फिर इसके राइट में क्या है x/k1 और इसके राइट में क्या है x/k2। अब एक काम करो y प्लस z ऐसे रहने दो, और इन दोनों में देखो ऊपर में x कॉमन है ना, तो उसको निकाल लो। x जब ऊपर से कॉमन लिए तो क्या बचा 1/k1 प्लस 1/k2। अब देखो यहाँ पे y प्लस z, ये पूरा कांस्टेंट है ना, तो ये पूरा कांस्टेंट और इक्वल टू को हटा के हम क्या बैठा सकते हैं वेरिएशन। तो लिखेंगे वेरिएशन, साथ में कौन है x, यानी कि तुम्हारा y प्लस जेड किसके साथ वेरी कर रहा है x के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे x। लेकिन फिर तुम लोग को बताना पड़ेगा कि सिंस 1/k1
प्लस 1/k2 इज कांस्टेंट, और यहाँ पर भी बताना पड़ेगा कि वेयर k1 एंड k2 आर कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। देखो बोला है x वेरीज y स्क्वायर, फिर बोला है y इज इक्वल टू 2a, x इक्वल टू a। तो बताइए x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले देखो वेरिएशन है, तो यहाँ पे वेरिएशन को हटा के क्या बैठाओगे सर, इक्वल्स टू k बैठाएंगे। सर k1 क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएशन है ना, इसीलिए सिर्फ k, वेयर k इज नॉन जीरो कांस्टेंट। फिर क्वेश्चन में था कि y का वैल्यू क्या है 2a और x का वैल्यू a, तो चलो दोनों को पुट करते हैं। यहाँ पे x के लिए बैठा दो a और y के लिए बैठा देंगे 2a और उस पे स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू k और 2a का होल स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर। अब एक काम करते हैं k को रोक लेते हैं, तो 4a स्क्वायर कहाँ जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा a, यहाँ से a और पावर कट, तो क्या बचा k इज इक्वल टू 1/4a। ये किसका वैल्यू निकला हम लोग का k का। क्वेश्चन ने बोला था तो बताइए x और y के बीच में तब क्या रिलेशन हुआ। तो इसके लिए हम लोग को इक्वेशन 1 में वापस जाना होगा, लिखेंगे फ्रॉम 1 में जाओजाओ और जा करके वहां पे k का वैल्यू बैठाओ। k के लिए क्या बैठाओगे 1/4a और साथ में कौन है y स्क्वायर। अब तुम लोग सोचते हो कि सर आप यहाँ पे k का वैल्यू क्यों बैठा दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है x और y के बीच रिलेशन बताइए। रिलेशन हम लोग कंफर्म कब बता सकते हैं, जहाँ पे अगर कोई अननोन अगर है तो उसका वैल्यू पता हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो k एक नॉन जीरो कांस्टेंट था, वो क्या था नहीं पता, बस वो एक नॉन जीरो कांस्टेंट था। लेकिन अब हमको पता है कि k मेरा क्या है 1/4a है। अब तुम जो x और y के बीच में रिलेशन बताओगे ये तुम्हारा एकदम करेक्ट होगा, लेकिन जब तक मेरा वो अननोन वहां बैठा रहेगा तो हम नहीं बता सकते हैं कि x और y में क्या रिलेशन है। तो इसको जानने के लिए हम लोग x और y का वैल्यू बैठाए थे। अब हमको वैल्यू पता चल गया तो यहाँ पे लाके पुट कर देंगे। अब इसको थोड़ा एक स्टेप और सिंप्लीफाई करो, 4a को यहाँ भेज दो तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हुआ हम लोग का x और y के बीच में रिलेशन। पार्ट 2, x varies y, y varies z and z varies x। Let us find the product of three non-zero constant। यहाँ पे हम लोग का 3 नॉन जीरो कांस्टेंट आएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएशन है। जैसे x वेरीज y है, अगर हम बोलेंगे इस वेरिएशन को हटाओ तो क्या करोगे इक्वल्स टू k1 बैठाना होगा। फिर y वेरीज z के लिए क्या करोगे y इज इक्वल्स टू k2z एंड z वेरीज x के लिए क्या करेंगे z इक्वल्स टू k3x। अब यहाँ से काम करो k1 को रोक लो तो y कहाँ जाएगा नीचे ऊपर x, यहाँ पे k2 को रोक लेंगे तो z नीचे ऊपर y, और यहाँ पे k3 को रोक लेंगे तो नीचे x और ऊपर z। अब सर आप ऐसा क्यों किए, यहाँ पे k1 k2 k3 को क्यों सॉल्व किए, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन जीरो कांस्टेंट। तीनों नॉन जीरो कांस्टेंट यानी कि k1 k2 k3 का क्या निकालना है प्रोडक्ट निकालना है, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब बोलो जब तुमको k1 k2 k3 का प्रोडक्ट निकालना है तो इन तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, क्या इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें। तो उसका देखो हिंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में है ना भाई प्रोडक्ट बताना है, तो तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 गिव्स, यानी कि तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों का लेफ्ट वाला पहले मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा k1 इंटू k2 इंटू k3, उसके बाद सबका राइट वाला यानी कि x बाई वाई इंटू वाई बाई जेड इंटू जेड बाई एक्स, तीनों का राइट वाला मल्टीप्लाई हुआ। फिर देखो यहाँ पे k1 k2 k3 है तो भाई साथ में लिख दो मतलब मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ देखो क्या काम होगा, क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, हाँ सर बिल्कुल, वाई वाई कैंसिल जेड जेड कैंसिल और एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा 1। तो देखो तीनों नॉन जीरो कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या निकला 1, यहाँ वही हम लोग को फाइंड करने वाला था, तो ये हुआ हम लोग का आंसर। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे k1 k2 k3 लिए तो यहाँ पे लिखना होगा हम लोग को वेयर k1 k2 एंड k3 आर नॉन जीरो कांस्टेंट, ये हम लोग को मेंशन करना होगा। अब वो आंसर। पार्ट 3, x varies 1/y, y varies 1/z। Let us find if there be any relation of direct or inverse between x and z। हम लोग को बताना होगा कि x एंड z के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट यानी कि इनवर्स वेरिएशन है। तो इसका भी काम बहुत ही आसान होगा। अब तो तुम लोग इतने प्रैक्टिस में आ गए होगा ये सब चीज़ कि तुम लोग को देख के समझ में आ रहा है कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दो वेरिएशन दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग वेरिएशन को हटा के k1 1/y
और यहाँ पे k2 1/z। यहाँ लिख देंगे हम लोग वेयर k1 एंड k2 आर नॉन जीरो कांस्टेंट। क्वेश्चन में x और z में रिलेशन पूछा है ना, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से ये जो y है ना, y को हटा के ये बैठा दो k2/z। सर ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में x एंड z का रिलेशन पूछा भाई, तो y को हटाना पड़ेगा हम लोग को। अब देखो फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू k1/k2 और z नीचे से कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा तो इंटू z। अब यहाँ देखो कांस्टेंट और इक्वल टू को हटा के हम क्या बैठाएंगे, वेरिएशन बैठाएंगे, साथ में क्या है z। तो क्वेश्चन में बोला था कि x और z में देखिए डायरेक्ट या फिर इनवर्स है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट है ना, इनवर्स कब होता है, जब x वैरीज 1/z होता। तो देखो x ऊपर है z नीचे है, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स, क्योंकि देखो ये ऊपर है ना, इसके नीचे समझ लो 1 है, तो x ऊपर z नीचे है, मतलब क्या हो गया, इनवर्स हुआ। लेकिन अगर ऐसा होता कि x ऊपर z भी ऊपर, या अगर ऐसा होता x नीचे z भी नीचे, तो इन दोनों केस में क्या होता हम लोग का, डायरेक्ट होता। लेकिन ऊपर नीचे रहेगा मतलब क्या हुआ, इनवर्स हुआ। तो खैर यहाँ देखो, यहाँ तो दोनों ही ऊपर है, तो दोनों क्या होगा हम लोग का, डायरेक्ट हुआ। तो लिखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x एंड z। पार्ट 4, x वैरीज yz, y वैरीज zx। शो करना है कि z इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। z हम लोग क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, यानी कि z का वैल्यू तुम्हारा k1 या k2 जो भी लेट करोगे कांस्टेंट में वो होना चाहिए। तो सबसे पहले काम करेंगे, जो x वैरीज yz है, इसमें काम करते हैं, वेरिएशन को हटा के इक्वल्स टू k1 और साथ में yz लगाते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है y वैरीज zx, तो यहाँ पे वेरिएशन को हटा के k2 और zx लगाएंगे। क्वेश्चन में हम लोग से z के बारे में पूछा है ना, कि z आपका नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, ये शो कीजिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू k1, और ये जो y देख रहे हो y, उस y की जगह में हम इसको बैठा सकते हैं ना, क्या है, k2zx, और साथ में कौन है, z है। तो देखो बोथ साइड से x x हम लोग कैंसिल, x वन जा, क्या बचा 1, यहाँ बचा k1 k2 और z इंटू जेड क्या होगा, z स्क्वायर। अब एक काम करो, z स्क्वायर को रोक लो, तो k1 k2 कहाँ जाएगा, नीचे, और ऊपर हो जाएगा 1। तुमसे बोला है शो कीजिए कि z इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, तो एक काम करो, स्क्वायर वहाँ भेज दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो z स्क्वायर है ना, और तुमको चेक करना है z के बारे में। तो स्क्वायर वहाँ जाएगा, क्या बनेगा, रूट बनेगा, तो 1/k1 k2। तो यहाँ हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 1 का रूट क्या होगा 1, और नीचे रूट ओवर k1 k2। अब बताओ तुम्हारा k1 k2 क्या था, लिखेंगे वेयर k1 एंड k2 आर नॉन जीरो कांस्टेंट। तुम्हारा k1 k2 क्या था, नॉन जीरो कांस्टेंट था। तो z का वैल्यू क्या आया, k1 k2 में ही ना आया है, तो इसका मतलब तुम्हारा z क्या हुआ, नॉन जीरो कांस्टेंट हुआ। तो लिखेंगे इज इक्वल्स टू नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि तुम्हारा k1 नॉन जीरो कांस्टेंट है, k2 भी तुम्हारा नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई, उसका रूट, उसका डिवाइड, सब क्या होगा, सब नॉन जीरो कांस्टेंट ही आएगा। यानी कि तुम्हारा z क्या हो गया, नॉन जीरो कांस्टेंट। ये हो गया हम लोग का रूट। पार्ट 5, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ देखो बोला है b वैरीज a क्यूब एंड a इंक्रीजेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। a इंक्रीजेज इन द रेशियो 2:3 मतलब क्या हुआ, पहले a का रेशियो 2 था, पर किसी रीजन से वो बढ़ गया, तो उसका बढ़ गया, उसका रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया। लेट अस फाइंड इन व्हाट रेशियो b विल बी इंक्रीज्ड। तो बताइए b किस रेशियो में इंक्रीज करेगा। तो थोड़ा अलग है पर है इजी क्वेश्चन। देखो बोला है b वैरीज a क्यूब, तो एक काम करो, पहले वेरिएशन को हटा करके कांस्टेंट और साथ में a क्यूब रखेंगे। अब देखो अगर मान लेते हैं कि a का वैल्यू अगर चेंज होता है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अगर देखो a का वैल्यू चेंज होता है तो नो डाउट हम लोग का b का भी वैल्यू चेंज होगा ना। तो मान लेते हैं कि a का जो न्यू वैल्यू है वो मान लेते हैं a डैश है, और उस पर क्या है, क्यूब। तो b का भी न्यू वैल्यू क्या आएगा, b डैश आएगा। a का नया वैल्यू क्या है, a डैश, तो b का भी नया वैल्यू क्या होगा, b डैश। अब आते हैं यहाँ पे, देखो लिखेंगे सिंस a इज इंक्रीज्ड in the ratio of 2:3। किस रेशियो में इंक्रीज हुआ है, 2:3 में। यानी कि a का न्यू वैल्यू क्या है, देखो तो जरा, न्यू वैल्यू ऑफ a दैट इज a डैश। यानी कि a का नया वैल्यू क्या, a डैश है ना, कितना है देखो, हो जाएगा 3/2 a। ये रेशियो कितना था, 2:3,
तो a का नया वैल्यू क्या हुआ है, 3/2 a हुआ है। अब हम इसको आएंगे इक्वेशन 1 में लेकर के, लिखेंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 में वापस आओ तो हो जाएगा b डैश इज इक्वल्स टू k, और यहाँ पे a डैश की जगह में हम लोग क्या बैठा सकते हैं, 3/2 a बैठा सकते हैं, और उस पर क्या देना होगा हम लोग को, क्यूब देना होगा। तो अब देखो ये a डैश जो है वो क्या नया वैल्यू था ना, तो नया वैल्यू कौन है, 3/2 a है, तो उसकी वजह से हम लोग का b का नया वैल्यू क्या हुआ, b डैश हुआ। तो भाई हो सकता है कि हम लोग का b भी इंक्रीज हुआ है, अगर a इंक्रीज होकर के 3/2 a हो गया है तो b भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन b किस रेशियो में इंक्रीज हुआ वो बताना हम लोग को, रेशियो बताना है, वैल्यू नहीं, क्या बताना है, रेशियो। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। अच्छा इसको मत करो इक्वेशन 2, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इसका क्यूब निकालो, क्या होगा, 27a³ होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 करो। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे b/, और इसको इक्वेशन 1 करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा डिवाइड करने में। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, लिखेंगे b/b डैश, b/b डैश। तो देखो b की जगह में क्या लिखेंगे, k a³, और b डैश की जगह में क्या लिखेंगे, k इंटू 27 a³/8। अब यहाँ देखो हम लोग यहाँ पे k कैंसिल कर सकते हैं, a³ कैंसिल करेंगे, तो क्या बचा, 1/27/8 बचा, और यहाँ पे हो गया b/b डैश। अब एक काम करो, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 8/27। तो इसका रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8:27। ये किसके बारे में बात हो रहा है, b के बारे में बात हो रहा है। तो देखो b का पहले रेशियो कितना था, 8, अब b का रेशियो बढ़ के कितना हो गया है, 27, यानी कि b किस रेशियो में इंक्रीज कर रहा है, 8:27। थोड़ा सा शायद अजीब लगता होगा क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करो फिर हो जाएगा।